बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। और ये तो जमहूरियत का हुस्न है, ये तो बात होनी चाहिए और बात खुल के होनी चाहिए, बात सामने भी आनी चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। असद उमर साहब के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया आज कि उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट से मुताल्लिक थे और उन्होंने वो सारे के सारे जो है वो पब्लिक किए, बल्कि उनको लीक किया जानबूझकर। ये असद उमर साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया और पार्टी के अंदर से ही लोग हैं जो वो लगा रहे हैं। और पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों का ये कहना है कि नॉन इलेक्टेड लोग, ऐसे लोग जिन्होंने इंतखाबात नहीं लड़े, ऐसे लोग जो इमरान खान की पॉलिटिकल टीम नहीं थे, ऐसे लोग जिन्होंने कभी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए एक कदम भी साथ नहीं दिया, वो लोग आकर इस वक्त काबीना के अंदर ना सिर्फ बैठ चुके हैं बल्कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काबीना को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कहा गया मुबैना तौर पर कि काबीना के अंदर जो चीज़ें डिसाइड नहीं होती उनको बाद में फैसलों की सूरत में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। यानी पूरा का पूरा निज़ाम, यानी कैबिनेट अगर आपकी कर दी गई है हाईजैक, तो इसका मतलब है तो फिर पूरा निज़ाम हाईजैक हो गया है, पूरा मुल्क हाईजैक हो गया है। और वो ऐसे लोगों ने कर लिया है जो नॉन इलेक्टेड हैं, जिन्होंने जाकर लोगों को जवाब नहीं देना। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि इसी कैबिनेट के अंदर कुछ मेंबर्स ने, सरवर साहब ने खास तौर पर यह एतराज़ उठाया था कि जो नॉन इलेक्टेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो भी अपना हिसाब किताब दें, वो भी बताएं उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी जायदाद है, कितने असासे हैं, आमदन के ज़राए क्या है, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनकी बीवियाँ क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें उनको भी बतानी चाहिए। हम सियासतदान तो हिसाब देते हैं कि हमारे पास पहले क्या था, अब क्या है और ओहदा छोड़ने के बाद क्या होगा। तो ये जो लोग कारोबारी लोग हैं, जो बाकायदा टेक्नोक्रेट्स हैं या कारोबार करते करते आए हैं लॉबिंग करके, इन लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लिहाजा ये भी बताएं इनके पास क्या कुछ है। तो इनको कहा गया कि बताओ, लेकिन उन्होंने अभी तक बताया नहीं। और आज ये बॉइलिंग पॉइंट था। फैसल वाडा साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब बोले बीच में, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो ये जवाब दिया गया कि हम किसी वजीर को जवाब दे नहीं हैं काबीना के अंदर। तो ये जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रही है ये तो होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली उसकी बैकग्राउंड में क्या है वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। क्या इमरान खान साहब अपने उस विजन से हट गए हैं जिसको लेकर उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी में सारे लोगों को इकट्ठा किया था और सब ने मिलकर कोशिश की थी और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया था? इमरान खान साहब के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से और पार्टी की असल पॉलिसी से दूर जा रहे हैं और कंट्रोल कर लिया उनको उन लोगों ने जो कभी इंतखाबात लड़के नहीं आए, बल्कि वो हाईजैक कर चुके हैं ना सिर्फ पूरी पार्टी को, हुकूमत को, कैबिनेट को, पूरे निज़ाम को। यहाँ से हम अपनी बात का आज के प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे। मेरे साथ ताकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं PMLN से, और सरदार नबील गबूल साहब पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सरदार नबील गबूल साहब, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हमें इस वक्त पार्टी नज़र आ रही है, इवन कैबिनेट। नंबर 1 वो लोग जो पुराने लोग हैं, जो तब्दीली के लिए आए थे और जो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ सलूक हो रहा है वो इशारों के साथ हो। नंबर 2 वो लोग जो गैर मुंतखब लोग, जिनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो अपने अपने मफाद के लिए आए और अपना अपना फ़ायदा कर रहे हैं और खान साहब को ये धोखा दिया हुआ कि मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद, कारनामे अभी बताऊँगा आपको मैं थोड़ी देर में। और नंबर 3 वो लोग जो काबीना के अंदर मौजूद हैं लेकिन चुप हैं क्योंकि इनको लॉबिंग करने वालों ने काबू कर लिया हुआ। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। आपके ख्याल में ये डिवाइड किस तरफ लेकर जाएगी इमरान खान की हुकूमत को? ठीक है, मैं पहले दिन से एक बात हमेशा मैंने कहा है और मैं हर टॉक शो में शुरू में यही कहता था कि असद उमर इमरान खान की किश्ती को डुबो गए थे। उस जमाने में जब मैं कहता था, जब असद उमर को हटा दिया गया था, तो उस जमाने में मैंने कहा चले इमरान खान मेरी बात मान ली और उन्होंने उसको टीम से निकाल दिया। और फिर जहांगीर तरीन जो है वो फ्रंट लाइनर पहले ही थे। देखिए, जो शख्स आपकी हुकूमत बनाने में मेन किरदार अदा करता है, अगर आप उसी को हटा देते हैं तो वो तो खैर तय था। जिस दिन जहांगीर तरीन का नाम आया कमीशन की रिपोर्ट में, उसी दिन समझ गया था। मैंने ये किसी शो में बोला भी था कि जहांगीर तरीन जो है वो खुद तो जाएगा लेकिन अपने साथ साथ PTI की हुकूमत को भी ले डूबेगा। बात यह है कि ये जितने भी मूव अब आस्ते आस्ते स्लोली हो रहे हैं,
इसमें इसको कोई इस तरह नहीं समझे कि जी चौधरी फवाद की कोई अहमियत नहीं है, उसने ऐसे ही बयान दे दी। वॉइस ऑफ अमेरिका को बयान देने का मकसद ही यही है कि उसको रोका ना जाए। अगर कोई प्राइवेट किसी चैनल में ये इस तरह के इंटरव्यू रिकॉर्डेड इंटरव्यू था और बाद में चली है, तो शायद उसको रोक दिया भी जाता है। और मुझे ये भी पता चला है कि चौधरी फवाद को जो है बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है कि चौधरी फवाद को सैक किया जाए और उसको जो है मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए। तो मैंने तो आज चौधरी फवाद को यही मशवरा दिया कि भाई इज्जत से रिजाइन कर लो, वरना ये आपको वैसे ही सैक करने नहीं वाले तो हैं। अगर फवाद तो चौधरी ये को हटाएंगे तो फैसल वाडा का क्या करेंगे? आज तो फैसल वाडा का अग्रेशन फवाद चौधरी से बहुत ज्यादा था, प्राइम मिनिस्टर को उनको उठा के अपने साथ लेके जाना पड़ा। देखे, फैसल वाडा ने तो बातचीत अंदर की है ना, फैसल वाडा ने तो काबीना के अंदर बातचीत की है। फैसल वाडा ने सिर्फ नहीं की है, और भी सारे मिनिस्टरों ने की है, काफी मिनिस्टरों ने ये बातचीत की है। बात यह है कि एक शख्स ओपनली टीवी में आके जब बात करता है तो उसकी कोई और अहमियत होती है और अंदरूनी पार्टी के अंदर बात की कोई और अहमियत होती है। तो मैं समझता हूं कि देखें, ये एक मूव चल पड़ी है। आज 5 से 6 सरदार साहब सादी चीज बताएं, देखें आम आदमी को सादी चीज बताएं। आप जितनी सियासत नहीं आती आम आदमी को, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि खान साहब ट्रैप हो गए हैं, चक्कर क्या है, अंदर क्या चल रहा है? खान साहब तो उसी दिन ट्रैप हो गए थे, जनवरी की 20 तारीख को 2018, जब उनको कहा गया था कि भाई इस तरह जो आप चाह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आप एक तब्दीली लाने के चक्कर में हैं और आप समझते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो आप कभी नहीं बनेंगे। आपको अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी, अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तो वो सिस्टम के साथ जब उन्होंने फैसला कर लिया चलना है, तो उसी दिन खान साहब का जो है तय हो गया था फेट के उनके साथ क्या होगा। तो मैं समझता हूँ सिस्टम ही उसको ले डूबा है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है, चौधरी फवाद ने कहा है कि 6 महीना है आपके पास। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया, 6 महीना, मेरी नजर में सिर्फ 2-3 महीना। अच्छा, ये टाइम जो है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को दिया है, इसी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया है? यानी सवाल तो ये भी पैदा होता है कि कौन है जो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि 6 महीने जनाब, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी 6 महीने ही है आपके पास। तो 6 महीने बाद क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बुनियादी तौर पे जो आपने सवाल किया है बीन गबोल साहब से, और उसके बाद दूसरा उससे रेलेवेंट सवाल मेरे से किया है, कि बात सारी अगर आप देखें तो बड़ी वाज़ेह बात है। और वो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ़िलासफ़ी थी, उनकी एक सियासत के हवाले से उनका एक नज़रिया था, और उनके साथ नज़रियाती कारकुन थे, नज़रियाती लीडर थे, जिनमें से एक आपके साथ सदाकत अबाई साहब बैठे हुए हैं, जो उनके मैं ये कहूँगा कि बानी अरकान में से एक हैं। लेकिन जो काबीना में लोग बैठे हैं वो नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ है। काबीना में जो लोग बैठे हैं वो इक़्तिदार के साथी हैं, वो नज़रिए के साथी नहीं है। ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है, जो कि बड़ी सामने की बात है। इसके लिए कोई बहुत आपको सियासत में PhD होना ज़रूरी नहीं है इस बात को समझने के लिए। ये लोग मफादात की सियासत करते हैं, ये लोग। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब मैं छोटा सा इख्तिलाफ कर दूं, मादरत के साथ छोटा सा इख्तिलाफ कर दूं। देखें, कैबिनेट में हर तरह के लोग बैठे हैं, नजरियाती साथी, पुराने दोस्त भी बैठे हैं और दूसरी तरह के लोग भी बैठे हैं। मसला यह है कि दूसरी तरह के लोग शायद कमांड में आ गए हैं, हावी हो गए हैं। नहीं, देखें अगर आप एक असद उमर साहब की बात करें, चलें, वो एक पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ से आए हैं? वजीर दफा जो है परवेज खटक साहब, वो कहाँ से आए हैं? फवाद चौधरी साहब कहाँ से आए हैं? अली जैदी है, फवाद चौधरी है, अली जैदी भी है ना, फैसल वाडा भी है, मुराद सईद भी है, अली मोहम्मद खान भी है, शहरियार अफरीदी भी है। लगा रहे हैं, आपको 70 से 80% शीरी मजारी भी है जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथी नहीं है, या टेक्नोक्रेट है, या मुख्तलिफ जमातों के घाट घाट का पानी पी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी एक मकसद के तहत है, और मकसद इक़्तिदार का असूल है, ताकत का असूल है। और ये जब इक़्तिदार के असूल के लिए आप किसी जमात में आते हैं, तो फिर ये जो रसाकशी होती है, जो महलाती साजिशें होती हैं, वो सारी की सारी उसी तरह चल रही होती हैं, कोई नई बात नहीं है। अब जो बात की है फवाद चौधरी साहब ने, इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो वो बात जो मैंने आपसे की कि हर शख्स जो है वो दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में है, वो अपने मफादात की सियासत कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो ज़ाहिर वोट लेके आए हैं, अवाम में बैठते हैं, अवाम की जो फीलिंग्स हैं या अवाम की तरफ से जो हीट है, जो हिद्दत है, वो उन तक पहुँच रही है। उन्हें समझ आ रही है कि लोगों को हमने वादे क्या किए थे और अमली तौर पे हमने क्या किया।
ये पीछे जो वबा आई थी इसमें भी लोग जो पिछली आप ये कहें कि गवर्नमेंट के खिलाफ गिले शिकवे बड़ी हद तक पहुंच गए थे, उन्हें भूल के दोबारा इस तरफ आ गए थे कि इस वबा से हुकूमत कैसे निपटेगी। उसमें जो फेलियर है हुकूमत का, और फेलियर के बाद वो सारे का सारा गुस्सा अवाम पे उतारना कि जनाब ये बहुत जाहिल अवाम है और बड़ी उजड़ अवाम है, यानी अपनी नलायकी भी अवाम के ऊपर उतारनी, उससे इनका जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से नीचे आया है। इसलिए फवाद चौधरी ने बात की है कि हमारे पास अभी आखिरी मौका है कि हम इन जो आइंदा आने वाले 6 महीने इनमें अगर अपने अंदर कोई सुधार पैदा कर लें, जिसके इम्कानात वैसे कम अज़ कम मेरी नज़र में तो नहीं है, सरदार साहब से भी पूछ लें, लेकिन अब आप ये कहें कि इनके दिन अवामी मकबूलियत के हवाले से गिने जुने जा चुके हैं। चल डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं जरा दोबारा सुनाऊंगा फवाद चौधरी की बात, मैं जरा दोबारा सुना चौधरी की बात ताकि जरा उसको जरा समझने में आसानी हो। सुनाएं जी, ये 6 महीने वाली बात है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। लेकिन और उनको ये, इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीएम को भी एहसास है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये उस तरह से नहीं हुए। इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा, वक्त आपके हाथ चल रहा है, इनिशिएटिव किस तरफ चला जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सदाकत अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले ये जो फवाद चौधरी साहब का बयान या जिस पैरा में लिया जा रहा है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और जहांगीर तरीन साहब को किसने निकाला और उसको किसने निकाला, उसके पीछे बेसिकली जो इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सियासी फैसला लिया था वो था कि ये जो शुगर का एक पूरा एक स्कैंडल है इसको एक्सपोज करना और उसके लिए कमीशन बनाना और उसमें इसकी परवाह ना करना कि सियासत क्या है, ये बेसिकली एक अनप्रेसिडेंटेड एक बात थी जो सारे सियासत जानने वाले लोग समझते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो पहली दफ़ा ये काम करेंगे, इसका फॉल आउट है और इसका फॉल आउट ये होगा कि पार्टी में भी तकसीम होगी। ज़ाहिर है तरीन साहब के साथ बहुत सारे लोग उनसे रखते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, उससे इमरान खान साहब ने ये बड़ा ख़तरा मोल लिया। कुछ तो डिस्कशन उस पैराए में है। फिर फवाद साहब जो है वो एक ज़रा ओपन माइंडेड आदमी है, ज़रा ज़्यादा बोल गए हैं शायद इस टॉपिक पे, इतना उनको नहीं आप या तो कहेंगे झूठ बोल गए हैं या कहेंगे बात ठीक की है उन्होंने। सर या तो झूठ बोल गए हैं, गलत बयानी की है, या वाकई प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था जो उन्होंने कह दिया। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को ज़रा आदत नहीं है कि भुट्टो साहब, मोहतरमा साहिबा, जरदारी साहब, बिलावल साहब एक ख़ानदान की पार्टी है, नबील कबूल साहब जिस पार्टी में एक हद तक ये बात कर सकते हैं बिकॉज ज़ाहिर है ख़ानदान की इन्होंने बादशाही तस्लीम की हुई है, सर तस्लीम खम करना है। दूसरी तरफ भी बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम साहिबा, उसके बाद इसहाक डार साहब, उसके बाद हसन हुसैन साहब या हमजा और सलमान, ये ज़रा एक निज़ाम है, एक उनका अपना स्टाइल है पार्टी चलाने का। चलें तनकीद नहीं करते, उसमें किसी आम बंदे की बहस की गुंजाइश नहीं रहती, जबकि इस पार्टी में सर बस बेनज़ीर भुट्टो को निकाल दें इसमें से। सर मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहब को खुद जवाब देते हुए देखा है और बेनज़ीर भुट्टो साहबा से तो डायरेक्ट सवालात किए जाते थे, सिर्फ उनको निकाल दें बाकी ठीक है। मैंने उनका नाम एहतराम से ही लिया है। नहीं वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखती थी। चलिए बात की गुलाम सरवर जी, ये जो गुलाम सरवर खान साहब ने कहा कि जी हमारे जो वज़रा या मशीर हैं वो अपने असासे जमा कराएं, असासे कौम को दिखाएं, तो इसमें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। ये तो असल रूह है जमहूरियत की कि जब कैबिनेट के लोग एक दूसरे को सवाल करते हैं। दूसरी बात ये जो आप डिस्कशन आपने की कहती नहीं ठीक है ना, ये भी एक जुर्रत की बात है ना कि पार्लियामेंट के आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के असासे मांग रहे हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड बात है। कोई आइन कानून की कोई लिमिट नहीं थी, इखलाक लेकिन मजे की बात ये देखिए पार्लियामेंट आपकी कैबिनेट कह रही है कि दे दे असासे और 1 महीना हो गया किसी ने जमा भी नहीं करवाए, किसी ने पौधर भी नहीं किया, तो सर मांगने वाला तो खेलने के लिए चांद भी मांगता है। सर इमरान खान इमरान खान ये असासों की बात भी हमने की है, कोई ऑपोजिशन की डिमांड नहीं थी, हमारी अपनी डिमांड है। और महीना नहीं हुआ तो 1.5 महीने में आ जाएंगे। सदाकत भाई इमरान कोई हफ्तों की बात नहीं है। सदाकत भाई एक सेकंड सदाकत भाई आपने क्रेडिट लेना किस बात का है? आप कहते हैं जी कि चीनी की इंक्वायरी पहली दफा हमने की है, ये असासों की बात पहली दफा हमने की है, ना उन्होंने आपको आज तक चीनी में से आपका कुछ निकला तो ना आपके असासे उन्होंने आके आपको बताए। आप हर चीज की बात करके क्रेडिट क्यों लेते हैं?
काम करके क्रेडिट लेना सर, कोई काम तो मुकम्मल करें। मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि चीनी में जितना कुछ हो गया है इतने टाइम में इतना कुछ ही हो सकता है। आईनी कितने रुपए किलो है चीनी अभी? रोज की अदालत नहीं लगा सकते, प्रोसेस बिल्कुल ऑन है। एक पहले आप कहते थे रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर कहते थे फोरेंसिक नहीं आएगी, फिर कहते थे नाम नहीं आएगा, फिर कहते थे एटीएम के नाम नहीं आएंगे, सब कुछ आ गया और इसके बाद भी इंशाल्लाह होगा। और हमारी रिपोर्ट पे कोर्ट ने एक्शन लेके शुगर जो अपना लोग थे उस इंडस्ट्री के, उन्होंने कीमत कम करने का कमिटमेंट भी कर लिया। इंशाल्लाह ये चीजें अनर्थ भी होगी। जो बात करने वाली वो ये है, एक जमहूरी सेटअप है, इसमें इस तरह की डिबेट हेल्दी डिबेट है। हाँ ये बात जरूर है इलेक्टेड कितने अन इलेक्टेड कितने, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्टेड हैं। अगर वो किसी को लगाते हैं आइन और कानून के अंदर तो वो जवाबदेह हैं, कोई स्पेशल असिस्टेंट जवाबदेह नहीं है। वोट इमरान खान को पड़ा है, इमरान खान जवाबदेह, हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारे बारे में बातें होंगी। अभी तो ये बात मेरा ख्याल है टू अर्ली है कि 5 महीने उन्होंने अपने वज़रा को दिए, पहली दफा उन्होंने वजीर बदले हैं और बड़े बड़े काबिल वजीरों को भी बदला है। ये पाकिस्तानी जमहूरियत में ये चूंकि पहली दफा हो रहा है, इससे पहले खानदानी एक बादशाह निजाम था और नबील गबोल साहब उसी में जवान हुए। उनको ये अजीब लग रहा है उसने क्या बात कर दी, उसने क्या बात कर दी। और आखिरी बात, ये दोनों अपोजिशन पार्टीज हैं। सरदार साहब आपके पास ही आऊंगा, एक मिनट बात मुकम्मल हो जाएगी कि जी इमरान खान साहब बल्ले बल्ले है, इन्होंने कहना है कि हुकूमत 2 हफ्ते है, 3 हफ्ते है, 4 हफ्ते है, यही तो कह के अपने जियालों और मतवालों को ये राजी रखेंगे। इनका हक है पूरा, लोग हुकूमत को कल खत्म करें। ठीक है, अब देखें जो दो एक एलिगेशन है आपके, एक आपने सर मुझे थोड़ी सी हमारी रानुमाई करनी है सरदार साहब। नंबर 1 तो ये है कि खानदानी गुलाम जो है वो नहीं समझ सकते कि जमहूरियत क्या होती है, जो आपको कैबिनेट में नजर आ रही है। और नंबर 2 वो 6 महीने असल में किसने किसको दिए हैं ये तो बतावें। देखिए, अव्वल तो मैं अब्बासी साहब को ये मशवरा दूंगा कि अब वक्त निकल चुका है। अब आप यहाँ बैठ के जितना भी तारीफें करें, इमरान खान को डिफेंड करें, आपको मिलना कुछ नहीं है अब, क्योंकि अब आप लोगों का वक्त पूरा हो चुका है। द पार्टी इज ओवर नाउ। दूसरी बात यह कि जब आप जैसे लोगों को, यस चले प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को अगर आप टॉप पे बिठाएं और वो ऊपर बैठ के हिलजुली ना करे और अपनी टीम को कहे कि भाई आप हिलजुल करें, मैं मजे लूंगा। आपने टीम लेकर आए हैं बाहर से, आपने कहा कि ये एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइजर आपने बना लिया उनको, आपने स्पेशल असिस्टेंट बना लिया, ये चलाएंगे। देखो ये जितने भी इलेक्टेड लोग हैं ये क्यों गुस्से में, क्योंकि अभी अब्बासी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी को डिफीट दिया, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में पार्लियामानी सेक्रेटरी शायद है या नहीं है, वो भी नहीं है मेरे ख्याल में। इनको कुछ नहीं मिला, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, अब्बासी साहब को इस्तेमाल किया जाता है और उनको जो है टीवी के टॉक शोज में भेजा जाता है। लेकिन आप बताएं कितने मिनिस्टर हैं सदाकत अली अब्बासी की जगह आके बैठ के पार्टी को डिफेंड करते हैं? आपको बहुत कम मिनिस्टर नजर आएंगे। आपका एक मिनिस्टर जो कोविड-19 को उसको नहीं पता है, जो कोविड-19 को कहती है 19 पॉइंट्स है। यानी आप काबिलियत देख लें इस टीम की, इस काबीना की। आपके जो बच्चे, जिसको यूथ का मिनिस्टर होना चाहिए, उसको आपने कम्युनिकेशन का मिनिस्टर बना दिया। सर ये 6 महीने किसने किसको दिए हैं ये तो बता दें ब्रेक से पहले कि किसने किसको 6 महीने दिए हैं। जल्दी प्राइम मिनिस्टर को 6 महीने मिले हैं या प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने दिए हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जो लेकर आने वाले लोग हैं उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर को, जो फवाद चौधरी ने कहा है कि 6 महीने है, वो प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं लोगों ने कहा है आपके पास 6 महीने है, या तो परफॉर्मेंस ठीक करो या तो फिर अपने घर जाओ। या तो फिर एक सेकंड सरदार साहब रुके मुझे ब्रेक लेने दें। या तो फिर ये जल्दी नहीं, इससे जान छूटेगी। 6 महीने परफॉर्मेंस देने के, अगर 6 महीने में परफॉर्मेंस ना दी देन व्हाट? ये डॉक्टर तारिक चौधरी साहब सोच लें, आप ही से शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी तारिक फजल चौधरी साहब, मैं आपके लिए छोड़ के गया था सारा मामला, मैं कहता हूं वहीं से आप फिर बात का आगाज कर लें। जी इमरान साहब, 2 बातें। एक तो सदाकत भाई साहब ने अपनी सियासत को बड़ा मुनफरिद करार दिया इमरान खान साहब की और बाकी जमातों की सियासत के ऊपर उन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश की है। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने अगर सियासत का आगाज़ अपनी ज़िंदगी में खुद किया था और प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी सियासत का आगाज़ खुद किया था और आखिरी जो पीएमएल की गवर्नमेंट थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब खुद थे। उनके वालिद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ना उन्होंने कोई दूसरी सियासत की है और ना वो उसका हिस्सा है।
सारी जिंदगी खुद जद्दोजहद की है और बड़े जमहूरी अंदाज से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं और 3 दफा उन्हें अल्लाह ताला ने एजाज बख्शा है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दूसरी बात ये थी कि जो मैंने पहले जो अपनी की थी और उसके बाद जो अभी इसमें मजीद बात हुई आपके सब्जेक्ट पे, देखें तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे बनी, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, किस तरह इन्हें मुसल्लत किया गया, ये बात इमरान साहब आप अगर अपने ड्राइवर से भी पूछे ना वो भी आपको बता देगा। अगर सदाकत अब्बासी साहब को नहीं पता तो मैं प्रोग्राम के बाद ये मुझे मिलते रहते हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा, इन्हें मेरा ख्याल नहीं पता। अगर इनको तो समझ आती तो आप अब तक इन्हें समझा चुके होते। नहीं, मेरा ख्याल था ये समझदार हैं, लेकिन ये टीवी पे आके पोले बन जाते हैं। इमरान आज आप वो क्या कर रहे हो अब्बासी पे? नहीं, अब्बासी साहब भाई हैं, लेकिन अब्बासी साहब भाई हैं, लेकिन उनका अपना एक नजरिया है और वो आपके नजरिए को क्यों समझे, वो अपना नजरिया समझेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि दिमाग ही नहीं है, नजरिए की बात नहीं कह रहा। अच्छा, नजरिया भले उनका अपना है, मुझे नजरिए से कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं उस ओपन सीक्रेट की बात कह रहा हूँ जो वो क्या एक शेर है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाप तो सारा जाने है। जो ओपन सीक्रेट सबको पता है वो बासी साहब को नहीं पता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नजरिया तो उनका है अपना। तो अब ये है कि जो टाइम अब अगर कम हो गया है या 6 महीने दिया गया है तो ये समझ आनी चाहिए कि 6 महीने का टाइम हमारे लिए एक लास्ट चांस भी हो सकता है। जो नजरिए डॉक्टर साहब सवाल तो मैं यही छोड़ के गया था ना आपके लिए कि सारी जिंदगी 6 महीने का टाइम, अब 6 महीने गुजर जाते हैं या गुजरने वाले हैं या हो सकता है गुजर गए हों, करीब ही हों, तो उसके बाद क्या कोई और ऑप्शन रखी हुई है किसी ने? देखिए जी, इमरान खान साहब कौन सी ऑप्शन थी, लेकिन आ गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन बननी और हमारी सियासत में आगे आना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पुरानी सियासी जमातें बैठी हुई हैं। अभी मैं ये कहूँगा कि नजरियाती सियासत की जो बार बार बात हो रही है, जिन लोगों ने उन्होंने कहा कि हम अपना चपरासी नहीं रखेंगे, ये बातें असल में प्रोग्रामों में मैंने पसंद नहीं करता। लोग तंग आ जाते हैं, यार क्या वही घिसी पिटी मरी हुई बातें कर रहे हैं। उन्हें तो आप लोगों ने वजीर लगाया हुआ है, जिन्हें आप कह रहे थे कि सबसे बड़े डाकू हैं, उन्हें आपने पंजाब की सारी अपना खड़पैची दी हुई है। ये बातें आप क्यों आप आगे प्रोग्रामों में करके मासूम बन के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आप इस तरह मामलात नहीं चलते। बात सिर्फ परफॉर्मेंस की है जो आपसे नहीं हो रही। और अगर आप जितना जोर बाकी जमातों को जिज करने पे या जितना जोर आप अपनी बैड गवर्नेंस को जस्टिफाई करने पे लगाते हैं, यकीन करें कि अगर ये संजीदगी से वो मामलात बेहतर करने पे लगाएं तो शायद 19-20 का फर्क पड़ जाए। लेकिन इमरान साहब उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी अगर बुलाते हैं अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को तो वो भी उन्हें दर्स यही देते हैं कि फलां का मुंह किस तरह बंद करना है, फलां के खिलाफ नया मुकदमा किस तरह बनाना है। और मैं तो ये कहूँगा, कोरोना के हवाले से मुझे एक दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोरोना को भी कोई अपोजिशन लीडर टाइप चीज समझ रही है, जब मर्जी उसको अंदर कर देंगे, जब मर्जी उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए इन्होंने उसकी भी कोई खास तैयारी नहीं की। हर चीज को लाइट लेना, हर चीज को गैर संजीदा लेना। लेकिन मसला ये है ना, कोरोना ने करप्शन नहीं की हुई। कोरोना ने डॉक्टर साहब करप्शन नहीं ना की हुई, कोरोना को कैसे अंदर कर देंगे? करप्शन किसने नहीं की हुई? कोरोना ने। अब्बासी ने? नहीं, कोरोना ने नहीं की हुई यार। कोरोना ने जो हालत इसकी ये लाइट ले रहे हैं, मैंने इसलिए ये मिसाल आपको सुनाई है। जहां तक करप्शन की बात है, जिसने जितनी ज्यादा करप्शन की है, अब्बासी साहब की पार्टी ने इतने बड़ा मनसब दिया है उसे। ये करप्शन वाली बातें आप बहुत पीछे रह गई हैं। मैं तो आप जातियात पे जाता नहीं हूँ, लेकिन करप्शन की कहानियां अगर इनकी खुलने लगेंगी तो ये बड़ी दूर तक कहानी जाएगी। आप तो ये करप्शन वाली बात पता नहीं किस मुंह से करते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। चले मैं देखिए एक सादा सवाल देखें। मैं सदाकत अली भाई साहब, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, आपने बड़ी कुर्बानी दी है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इतनी बड़ी से आप इलेक्शन लड़ के आए। बल्कि देखें, अल्लाह ताला की ज़ात है सबसे बड़ी, कोई भी बड़ा नहीं होता, लेकिन एक बड़ा सियासी कद था जिनको इलेक्शन हरा के आप अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लेकर आए, आपने मदद की, अल्लाह ने आप सबकी मदद की। चले, लेकिन अब मामला ये है कि नदीम बाबर को और रज़ाक दाऊद को देखकर आप जैसे लोगों के दिल पे क्या गुजरती है सर? देखिए जी, जो लोग नजरिए के लिए आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब मुझे जानते हैं और जो भी वो इस वक्त थोड़े थोड़े ताने लगा रहे हैं, चलें वो मेरे पुराने दोस्त हैं, हम एक दूसरे को घरों तक जानते हैं, इसलिए चलें हमारी दोस्ती का एहतराम है। लेकिन मैं इतना अरसा दराज से इस पार्टी के नजरिए के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाब को पूरा करने के लिए जो हमसे हो सका
वो हम कर रहे हैं। हमें पूरा अपने लीडर पे पूरा एतबार है और बिल्कुल ईमान की तरह तक का एतबार है कि वो बहुत ईमानदार आदमी है और पाकिस्तान सर रज़ाक दाऊद पे एतबार है आपको, नदीम बाबर पे एतबार है आपको, जिसने हुकूमत पाकिस्तान के पैसे देने हैं और वो भी नहीं दे रहा। मुझे ये पता है कि रज़ाक दाऊद अपने एंड पे, नदीम बाबर साहब अपने एंड पे कोई फैसला नहीं कर सकते। वो इमरान खान साहब के लिए टेक्नोक्रेट हैं, उनको असिस्ट करते हैं। इमरान खान साहब को आइन, कानून, इखलाकियात सब ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो इन लोगों से हेल्प लें, क्योंकि इमरान खान साइंसदान भी नहीं हो सकते, एक टाइम पे डॉक्टर भी खुद बन जाएं, इंजीनियर भी खुद बन जाएं, तो वो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है उनको ज़रूरत है और आइन और कानून और हमारी जो पार्लियामेंट्री रवायात हैं वो इसकी इजाज़त देती हैं। मैं अपनी ज़ात का मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुनासिब नहीं है कि मैं अपनी यहाँ बात करूँ। मैं अपनी पार्टी की यहाँ तर्जुमानी करने आया हूँ। मैं मेरी तरह के लाखों पार्टी के जो लोग हैं वो पूरी तरह आज आपकी पार्टी की कैबिनेट के अंदर आपकी जो आज जो आपकी पार्टी की कैबिनेट के अंदर जो तर्जुमानी हुई है, क्या वो आपकी पार्टी की तर्जुमानी नहीं हुई जो फैसल वाडा ने की, जो फवाद चौधरी ने की और जो बाकी लोग वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, सरवर खान साहब ने की? देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं ये जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। कैबिनेट की मीटिंग इसलिए तो नहीं होती कि बादशाह सलामत बैठे हैं और वो हुक्म सादर फरमाएं और बाकी सारे जी हुजूरी करें। लोग अपना डिफरेंस इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, उस पर अपनी बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, फिर लीडर डिसाइड करते हैं। कभी कभी हीटेड डिबेट भी हो जाती है। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये तो नहीं है कि आप एक खानदान के आगे सारे झुक के सलाम करें और जो चार बंदे घर में बैठ के किचन में मामा, चाचा, फुफा और समधी बैठ के फैसला कर लें। ये तो कोई इसमें बात नहीं है। मैं हो सकता है बहुत सारे फैसलों पे मुझे भी इख्तलाफ हो, लेकिन मैं पार्टी को यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करने आया हूँ और मेरी जमहूरी पार्टी है। और जिस तरह करप्शन इस मुल्क में रुकी है, जिस तरह आपके स्कैंडल्स उस तरह उस तादाद में नहीं है और लोग जो है चीजें एक्सपोज हो रही हैं, मैं तो बहुत मुतमईन हूं। जाहिर है डॉक्टर साहब और कबूल साहब जो है ये ऑपोजिशन है, इनके पास बुरे हालात हैं, इनकी क़यादत में करप्शन के केसेस हैं, इनकी पार्टियां तितर बितर हैं। वो सिर्फ सर आपके इत्मीनान को हम सलाम पेश करना चाह रहे हैं। विकेट जाने वाली है सिंध में, इनके पास एक। अब्बासी साहब आपके को इंतहाई सैल्यूट और सलाम पेश करने के साथ मैं एक सवाल जरा सरदार नबील कबूल साहब से पूछ लूं। सरदार साहब, लाहौर के महाज पे कमांडर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी, अब इस पे पार्टी के अंदर से बड़े सवालात उठाए जाते हैं बार बार, और अब तो शायद इमरान खान साहब वो वक्त भी गंवा चुके हैं जिस वक्त में जो है वो कमांडर तब्दील किया जा सकता है। अब कमांडर उस्मान बुज़दार ही रहेंगे सर आपके ख्याल में? और ये कितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डेंट होगा उस्मान बुज़दार का यहाँ पे एंड तक इस मोर्चे पे कायम रहना? मैं नहीं समझता उस्मान बुज़दार को कभी इमरान खान हटाएगा, क्योंकि उसके लिए आइडियल सीएम है वो। और वो उस्मान बुज़दार जो है, जिस दिन उस्मान बुज़दार गया समझे उसी दिन ये दोनों साथ जाएंगे। उस्मान बुज़दार पहले नहीं जाएगा, क्योंकि देखें पंजाब हुकूमत, पंजाब जो है उसके पास इतनी सीटें हैं कि अगर दूसरे सूबे साथ भी ना दें तो पंजाब के वोटों से आप वजीर आजम बनते हैं। ये इमरान खान को एहसास हो गया है, पता है उसको। तो वो तो सर अगर इस बात का पता होता तो कम से कम उस सूबे के अंदर वजीर आला यानी कमांडर उस्मान बुज़दार होते आपके ख्याल में? इसलिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस से चल रहा है पंजाब का सूबा, पंजाब का सूबा पंजाब के वजीर आला नहीं चला रहा है। वजीर आला देखे उस्मान बुज़दार एक मलंग आदमी है। तो सर दोबारा कभी पंजाब से इलेक्शन नहीं लड़ना? नहीं लड़ना है इनको किसी को नहीं लड़ना है। ये भी मैं आज आपको बता दूं, इनको पता है कि 2023 तो बहुत दूर की बात है, जब भी दोबारा इलेक्शन होगा इनको पता है कि ये दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करता हूं सर, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करता हूं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने किसी के पांव भी धो के पीने हो ना तो उस्मान बुज़दार के पी लेने चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार साहब वापस आप ही से मैं शुरू कर लेता हूं। उस्मान बुज़दार साहब पे हम बात कर रहे थे, आपको लगता है कि वो नहीं जाएंगे और वो आखिर तक इमरान खान साहब का साथ देंगे? बिल्कुल, वो इमरान खान के लिए आइडियल सीएम है। इमरान खान ही रूल करना चाहता है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हाउस से। जो उनके पीएसपीएम है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, जिन्होंने काफ़ी इलेक्टेड मिनिस्टर्स एमएनएस को जो है उसकी वजह से नाराज है, वो डायरेक्ट वही से चल रहा है। सीएम तो देखे ना, सीएम का काम है सिर्फ अपना पेन चलाना, जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो उसको फॉलो करता है, तो उनके लिए आइडियल है।
और मैंने ये कहा है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिस दिन बोजदार गया उसी दिन इमरान खान साथ जाएगा, अपने साथ लेकर जाएगा। वो ऐसे नहीं कहा वसीम अकरम प्लस, ऐसे तो वसीम अकरम प्लस नहीं कहा ना। नहीं, लेकिन सर वसीम अकरम और इमरान खान का रिकॉर्ड आपको याद है, 1992 में इमरान खान रिटायर हो गए थे, वसीम अकरम उसके बाद कप्तान बन गया था। तो ये तो वसीम अकरम प्लस है, तो ये पता नहीं क्या बन जाएगा। मैं एज के वजह से। अच्छा चले, मैं उम्र के वजह से। अच्छा तो एज का तो सर यहाँ पे भी फर्क है अभी, और खासा फर्क है। मैं डॉक्टर साहब, मुझे आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार को हटाने का मौका था, कमांडर उस्मान बुज़दार को हटाने का मौका अब मौजूद नहीं है, वही कमांड करेंगे पंजाब को और वही रहेंगे? बड़ी माजरत से ये आपकी जो मानी घबराहट है ये सारा कुछ बता रही है कि आप जो औलाद हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप खुद खामोश हैं और आप हमसे सुनना चाह रहे हैं। तो सर क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं ये कहूं कि उस्मान बुज़दार इंतहाई नकम्मा और फजूल वज़ीर आला पंजाब है, जिसको कोई काम नहीं आता, उसने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है? अब मैं बतौर सहाफ़ी तो एंकर तो मैं ये बात नहीं कहूंगा, ये तो बात आप अपोजिशन है, आप इस बात को जो है वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सर मैं मुख्तसर तो 3 बातें कर देता हूँ, लेकिन आपको बतौर एंकर सच बोलने से कोई नहीं रोकता। बोल दिया करें, सच बोल दिया करें। उस्मान बुज़दार सर सच ये है कि आपकी सारी जमात को चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब का बुत बना के उसकी पूजा करें, क्योंकि PMLN की जितनी खिदमत उस्मान बुज़दार कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आपने सवाल किया है, तब्दील करने का मौका खत्म हो गया इनके पास, इसलिए कि आप किसी और शख्स पे इत्तेफाक राय होना और जो मेजोरिटी को पंजाब असेंबली में आते उनकी और जो इनके के अंदर जो इख्तलाफात है, अब ये नया वज़ीर आला नहीं इलेक्ट करवा सकते। दूसरी बात यह थी कि उस्मान बुज़दार साहब की जो बनने की और कर लेने की वजह है वो मुवक्किल है, मुवक्किल कुछ सवाल है और इस वजह से उन्हें तब्दील नहीं किया जा सका या अभी तक नहीं कर सके। बल्कि तो मुवक्किल इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप इस्लामाबाद में जब मेरी से मुलाकात होगी तो मैं आपको डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर वो मिलवाऊंगा जो अपनी एम्बेसी में आप रिसर्च कर रहे हैं कि ये मुवक्किल क्या होते हैं और मुवक्किल इतना बड़ा तगड़ा काम कैसे कर रहे हैं कि सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला जो है उसकी बुनियाद मुवक्किलीन के ऊपर है। तो अब हालात जब यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो फिर उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। कमाल हो गया सर, उस्मान बुज़दार साहब की अब जो है वो मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो कमांड में आना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। लेकिन मैं आखिर में एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ सदाकत भाई साहब, मुझे ज़रा ये बता दें क्लियरली कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था टेक्नोक्रेट्स को कि आप भी अपने असासे ला के यहाँ पर जमा करवाएं और आप भी हिसाब किताब दें कि आपने कितना पहले कमाया हुआ था और यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो आपके कितने असासे बढ़ जाएंगे। तो सर किसी ने भी उनकी बात को अभी तक बॉदर ही नहीं किया सर, किसी ने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो अपने असासे ला के जमा करा देते। प्राइम मिनिस्टर ने कहा पहले तो मैं दोनों मेरे ऑपोजिशन के भाई जो है इनकी मैं खुश गुमानियाँ और इन सारी बातें सुन के मैं इंजॉय कर रहा था। जाहिर है जब ऑपोजिशन में बंदा होता है, बंदे के पास कुछ नहीं होता, तो जाहिर है उम्मीदें लगाते हैं कि एक दिन आएगा उस्मान बुज़दार साहब गिर जाएंगे, इमरान खान साहब गिर जाएंगे, इख्तलाफात होंगे, वो दौर आएगा, लोग दोबारा नवाज शरीफ साहब को और उनकी अगले तीसरी नस्ल को दोबारा से वोट देंगे। ये इनका ख्वाब ख्याल है, ये रहें और इनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं इनको ये कोई नहीं कहता। जितनी आपने उस्मान बुज़दार साहब की तनकीद की, जाहिर है आप यही कुछ करेंगे। आपको पता होता कि उस्मान बुज़दार साहब ने लंदन में फ्लैट्स बनाए, सरे में महल बनाए, जो है ना रमज़ान शुगर में उनकी गुड नेचर कंपनी में उन्होंने 18 जो 1000 रुपए के मुलाजिम हैं उनके नाम जाली कंपनियां बनाई हुई हैं, लूट मार हो रही है, ऐसी कोई खबर नहीं है। लिहाजा आप अपनी मर्जी से ये बातें कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आपका हक है, तनकीद करें। मैं पीटीआई का वोटर सपोर्टर MNA जी ठीक है, अब वक्त खत्म हो गया। मैं प्रोग्राम का एक चीज क्लियर कर दूं सर, शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की करप्शन की स्टोरियां मीडिया ने दी थी, अभी भी देता है, थोड़े दिन पहले भी मैंने दी है, और ये जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं ये भी मैंने ही ब्रेक की थी। लेकिन उस्मान बुज़दार की नाअहली की स्टोरीज भी जो है वो हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि काम कोई नहीं किया उसने पंजाब में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।